हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कोड है 33500602 जो किससे रिलेटेड है, GTU। ठीक है, GTU के आप MCQ यहाँ पर देखने वाले हैं। और इससे खास बात यहाँ है कि जितने भी रिमीडियल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है अभी, इसीलिए उनके लिए ही मैं बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर रिमीडियल एग्ज़ाम होने वाले 5th सेम 3rd सेम, ठीक है, 4th सेम और 5th सेम का रिमीडियल, मेरे भी हो सकता है 3rd का भी रिमीडियल आए। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो जाइए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कंप्लीट यहाँ पर वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको कंप्लीट कराते जाऊँगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते जाना है, आपको सारा कुछ आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 02 वाला कोड दे सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्सीरियस मटेरियल ऑफ फॉर सीमेंट प्रोडक्शन इज। अगर मेरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखे होंगे तो आपको पता होगा कैल्सीरियस मटेरियल में लाइमस्टोन और चॉक दोनों आता है। तो ये दोनों को कौन इंडिकेट कर रहा है, सी, बोथ ऑफ एबो, मतलब दोनों, लाइमस्टोन भी आता है चॉक भी आता है। ठीक है, और एर्गिलेसिस मटेरियल का भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कैल्सीरियस मटेरियल है तो एर्गिलेशियस मटेरियल का भी पूछे, तो ये भी याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोला द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज। तो आपको पता ही है कि वेट प्रोसेस भी होता है, ड्राई प्रोसेस भी होता है और सेमी ड्राई प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो राइट हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग सीमेंट गेन्स हैव बीन फाउंड टू हैव हाइड्रेटेड टू डेप्थ ऑफ ओनली डैश यू। तो कितने मतलब यू तक आता है, तो वो आता है 4th। ठीक है, कितना होता है, 4th होता है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, मतलब सी आंसर राइट है, 4th। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, टोटल डैश % ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना ज़रूरत होता है, तो 38%। बताया था मैंने 38%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 23% उसके केमिकल रिएक्शन के लिए और 15% उसके गैप को फिल करने के लिए होता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, 38% होता है। 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। तो यहाँ पर बता सकता है केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ किसके साथ करता है, तो बाकी जितने भी हैं उनके साथ ये करता है, जैसे कि C3S है, C2S है, ठीक है, C3A है, इन सब के साथ करता है। जैसे यहाँ पर ट्राईकैल्शियम सिलिकेट और डाईकैल्शियम सिलिकेट, डाईकैल्शियम सिलिकेट या ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट या ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेफेराइड, मतलब सभी के साथ करता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबो राइट है। ओके, ऑल ऑफ द एबो राइट है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बॉक्स कंपाउंड है, ये जो आपको 4 टाइप के देख रहे हैं ना, वो बॉक्स कंपाउंड है, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। वो उसका केमिकल नेम बोला है, कंपाउंड का नेम बोला है। 6 नंबर देखेंगे, तो प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट एंश्योर। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट क्या एंश्योर करता है, डिजायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों की फुलफिल करने के लिए डिजायर ड्यूरेबिलिटी ये भी सही है, वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर ये भी सही है, रेजिस्टेंस टू वाटर ये भी सही है। ये सी और डी तो एक ही बात कर रहा है, एंड ई इन सभी को सही है, तो ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, तो ये देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, तो वो चीज़ें याद रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या बोला, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। उसका जो सबसे छोटा डायमेंशन होगा वो किससे कम होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रख लें, जब भी फ्लैकीनेस की बात करें तो 3/4 याद रख लेना, 3/4 ऑफ मीन डायमेंशन। जो मीन डायमेंशन होगा उसके 3/5 बोला था, 3/5 जो होता है उसका 3/5 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट, फ्लैकी तभी होगा। ठीक है, 3/5 फ्लैकी के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डैश % ऑफ जिप्सम इज एडेड टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। 2 से 3% होता है,
2 से 3%, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 2 से 3% हम जिप्सम ऐड करते हैं, क्यों? फ्लैश सेट ना हो जाए। फ्लैश सेट मतलब बहुत जल्दी सेट हो जाता है, और ये किसकी वजह से होता है? उसमें लाइम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता है। 9 नंबर है, हाईएस्ट ऑक्साइड कंपोजिशन प्रेजेंट इन सीमेंट इज। हाईएस्ट ऑक्साइड कंपोजिशन सीमेंट में प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड कंपोजिशन, वो है लाइम। आपको ऑलरेडी पता है लाइम होता है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर देखेंगे तो सिलिका होता है, फिर थर्ड एल्यूमिना होता है। 10th नंबर देखेंगे, फर्स्ट 7 डेज स्ट्रेंथ इन सीमेंट इज ड्यू टू बॉक्स कंपाउंड। किसके? पहले 7 डेज में स्ट्रेंथ मिल जाता है C3S, याद रखेंगे C3S, ठीक है। स्ट्रेंथ देने का काम C3S करता है और C2S करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S एट 90 डेज इज। अब देखो ये चीज़ें भी, अगर जिसने मेरा वीडियो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का परचेस किया है उसमें ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें हाइड्रेशन का भी बताया है कि 90 डेज पे कितना उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है कैलोरी पर ग्राम में, तो वो होता है 104, ठीक है, 104 वो याद कर सकते हैं। 90 डेज पे भी बताया है, 3 डेज पे बताया, 90 डेज पे बताया, और 13 ईयर्स पे कितना होगा, ये तीनों का तीनों मैंने उसमें डिस्कस किया है। 12 नंबर देखेंगे, डैश रेफर्स टू गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सेट सीमेंट पेस्ट। देखो स्ट्रेंथ कौन गेन करता है? हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। रिजिड शेप कौन लेता है? सेटिंग ऑफ सीमेंट। लेकिन हार्डनिंग जब बात करें तो वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो वो हार्डनिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 की बात करें, फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज सीमेंट यूज, तो फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज डैश सीमेंट यूज, कौन से सीमेंट को हमें यूज करना चाहिए? तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक की बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रिपेयर ऑफ एयर फील्ड पेमेंट यूज, रिपेयर ऑफ एयर फील्ड पेमेंट यूज, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को हम यूज करते हैं, वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट मोर देन डैश बैग शुड बी केप्ट वन अबो अदर, मतलब एक के ऊपर एक सीमेंट का बैग रखते हैं तो किसने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो वो है 14 बैग। 14 बैग तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। जब एक के बैग के ऊपर एक बैग रखते हैं तो 14 बैग से ऊपर ज़्यादा नहीं रख सकते। जहाँ पे स्टोरेज करते हैं सीमेंट का वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। 16 नंबर है, फॉर फाइनेस्ट टेस्ट डैश माइक्रोन सीव इज यूज, ठीक है। फाइनेस्ट टेस्ट में कितने माइक्रोन सीव का हम यूज करते हैं? तो वो है 90 माइक्रोन, ठीक है, 90 माइक्रोन याद रखेंगे। 17 द वेट ऑफ रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड डैश फॉर OPC, तो वो है 10% याद रखेंगे, ओके, 10% यहाँ पर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट विकेट प्लंजर हैविंग डैश डायमीटर एंड लेंथ इज यूज, कितने डायमीटर का होता है? कंसिस्टेंसी में प्लंजर यूज करते हैं, अब प्लंजर का डायमीटर और उसका लेंथ कितना यूज करते हैं? तो 10 mm डायमीटर होता है और 50 mm का लेंथ होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन देख सकते हैं, 10 mm डायमीटर एंड 50 mm लेंथ होता है प्लंजर का, ठीक है। वैसे ही विकेट अपरेटस में हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी यूज करते हैं, बट उसके लिए हम अलग यूज करते हैं। जैसे फॉर OPC वैल्यू ऑफ IST एंड FST यहाँ पर पूछा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पूछा है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से रख सकते हैं कि IST और FST के लिए जो वैल्यू है वो चीज़ें है 30, यहाँ पर मिनट है और 600 मिनट है, वो m लिखा है मतलब मीटर नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखने में। इनिशियल सेटिंग टाइम का जो मिनट होता है वो 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स बोल सकते हैं या 600 मिनट बोल सकते हैं, ये मिनट है। m जो लिखा है वो मिनट है, मीटर मत समझ लेना, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट डैश वाटर इज एडेड, मतलब कितना वाटर ऐड करते हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और सीमेंट का अगर कर रहे हैं तो उसके लिए होता है P/4 + 3, ये याद कर सकते हैं, सी ऑप्शन
P/4 + 3 याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अनडिजायरेबल एक्सपांशन ऑफ सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग इज नोन एज अनसाउंडनेस, ठीक है। जो अनडिजायरेबल एक्सपांशन हो जाता है उसको ही अनसाउंडनेस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग होता है उसको साउंडनेस टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। टेस्टिंग जो होता है वो साउंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है, कि साउंडनेस है या नहीं है, ये चीज़ें वो टेस्ट का नाम है। आगे बढ़ें, ओके 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट इज अबाउट डैश kg/m³। तो वो होता है 1200। लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट का जो होता है वो 1200 kg/m³। दिस इज द डेंसिटी। 23 नंबर देखेंगे, मटेरियल बिटवीन डैश इज क्लासीफाई एज ए सिल्ट। सिल्ट का जो एज पर डायमेंशन जो क्लासीफाई किया गया है उसका डायमेंशन क्या है, तो वो ये डायमेंशन डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 0.06 mm से लेके 0.002 mm। 0.002 mm से जब नीचे होता है ना तब वो क्या हो जाता है, क्ले हो जाता है, ठीक है। और 0.06 mm तक ये मैक्सिमम होता है सिल्ट का डायमेंशन, उससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर सैंड आ जाता है। नेक्स्ट 24 देख सकते हैं, एंगुलर एग्रीगेट हैविंग परसेंटेज ऑफ वॉइड्स रेंजिंग फ्रॉम, मतलब जो एंगुलर एग्रीगेट होता है उसमें वॉइड्स का परसेंटेज कितना रेंज होता है, तो 38 से 40 रेंज होता है, 38 से लेके 40 तक रेंज होता है। 25 का देखेंगे, इन क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ग्रेजुअली कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ डैश टन इज अप्लाई, तो वो होता है 40 याद रख सकते हैं 40, ठीक है। देखो अगर मैं क्रशिंग वैल्यू टेस्ट की बात करूँ, चाहे एब्रेजन वैल्यू टेस्ट की बात करूँ, चाहे लॉस एंजल्स टेस्ट होता है जिसको एब्रेजन वैल्यू टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ये 3 तरीके का टेस्टिंग होता है एग्रीगेट का, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि ताकि आपको आइडिया रहे। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ नेचुरल एग्रीगेट लाई बिटवीन। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नेचुरल एग्रीगेट होता है उसका कितना होता है, ठीक है। तो 2.6 से लेकर 2.8 के बीच में होता है उसका, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है नेचुरल एग्रीगेट का 2.6 से लेकर 2.8 तक होता है। कई बार क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दी रहती है तो हमें एज्यूम करके उतना उसके बीच की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कोर्स एग्रीगेट एब्जॉर्ब डैश परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। जो एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट वो कितना मतलब मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उतना मतलब एप्लीकेबल हो उतना कर सकता है, तो वो है 0.5 से लेके 1%, 0.5 से लेके 1% मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। 28 देखेंगे, टू कंट्रोल एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन रेस्ट्रिक्टिंग एल्कली कंटेंट इन सीमेंट बिलो डैश परसेंटेज, तो कितना होता है, तो वो होता है 0.6%, ठीक है। याद रखेंगे कि जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एल्कली का कंटेंट सीमेंट में इससे कम होना चाहिए, वो है 0.6% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल ग्रेडिंग कर्व इज स्टीपर देन द स्पेसिफाइड ग्रेडिंग कर्व इट इंडिकेट एन एक्सेस ऑफ डैश पार्टिकल साइज। किससे ज़्यादा होगा, तो वो होगा मीडियम पार्टिकल साइज से का एक्सेस इंडिकेट क्या करेगा, एक्चुअल ग्रेडिंग कर्व को स्टीपर देखने को मिलेगा आपको। फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड कितना होता है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड होता है 2.2 से लेकर 2.6 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, परमिसिबल लिमिट ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर इज डैश मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर जो होता है वो परमिसिबल लिमिट कितना होता है, तो होता है 200, ठीक है, 200 याद रखेंगे। आगे 32 देखेंगे, बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट विल गिव हायर वर्केबिलिटी, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू होता है, ठीक है। देखो वर्केबिलिटी की जब भी बात करें हायर वर्केबिलिटी तो समझ लाना ना कि मतलब उसको अगर फ्लो कराया जाए तो ईजिली जो फ्लो हो जाता हो, ठीक है, ईजिली जो फ्लो हो जाता हो, ठीक है। अगर राउंडेड की मैं बात करूँ तो वो भी हायर वर्केबिलिटी देगा,
बिगर साइज रहेगा तो भी हायर वर्केबिलिटी देगा। लेकिन कई बार ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा बिगर साइज का हम कंक्रीट पे एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज़्यादा साइज का यूज कर सकते? क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग प्रॉपर उतना नहीं अच्छे से बन पाएगा। तो एक मतलब नॉमिनल साइज भी हमें रखने पड़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन द फील्ड टेस्ट, वो स्लम टेस्ट होता है। ठीक है, स्लम टेस्ट याद रखेंगे, स्लम टेस्ट ये फील्ड पे होता है। बाकी ये सभी फ्लो टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, कैरिबल टेस्ट है, ये सब फ्लो टेस्ट है। ये सब वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए, वो भी इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं। कोई भी डायरेक्टली वर्केबिलिटी को मेजर नहीं कर सकता है। इनडायरेक्ट वे में ये बताएगा या जोड़ के रखेगा कि ये वर्केबिलिटी है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बता सकता है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्टील टैंपिंग रॉड ऑफ 0.6 मीटर लेंथ एंड 16 mm डायमीटर इज यूज फॉर टैंपिंग ऑफ कंक्रीट। सही बात है, टैंपिंग करने के लिए होता है, ट्रू। ठीक है, स्लम टेस्ट करते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं, तो उसमें टैंपिंग करने के लिए ये रॉड यूज करते हैं। 35 बोला है टाइप्स ऑफ स्लम पीस, तो ट्रू स्लम भी होता है, शियर स्लम भी होता है, कोलैप्स स्लम भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबो डी राइट होगा। ओके, ये तीनों टाइप के स्लम्प होते हैं। ट्रू मतलब जब हम निकालेंगे तो इस तरीके का शेप आएगा, और एक तरफ से अगर मान लो कि एक तरफ से ऐसे होके स्लिप कर गया तो शियर हो जाएगा, और पूरा एकदम मतलब इतना ढह गया तो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो वो चीज़ें शैलेंद्र प्रजापति ऐसे करके डालोगे, शैलेंद्र प्रजापति स्लम वैल्यू टेस्ट या स्लम टेस्ट ऐसे करके डालोगे ना तो आ जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल में मैंने करके बताया है। या तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्डिंग मटेरियल डालिए, जिसमें 70 करके वीडियो होगा, 70 वीडियो होंगे, उसमें जाइए, लास्ट में होगा या तो आसपास में ही होगा। ठीक है, अब ढूंढोगे तो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 25 to 75 mm वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंडिकेट। अगर इतने mm वर्केबिलिटी कंक्रीट का है तो क्या इंडिकेट करेगा? हाई वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी या लो वर्केबिलिटी? तो लो वर्केबिलिटी को इंडिकेट करेगा, याद रखेंगे, लो वर्केबिलिटी। ठीक है, 37 नंबर क्या बताता है? इन वेरी लो कैटेगरी ऑफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी डिटर्मिनेशन बाय कॉम्पैक्टिंग फैक्टर विल बी मोर अप्रोप्रिएट। सही बात है। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की कैटेगरी लो होती है, इसका मतलब वो डिटरमाइन करता कॉम्पैक्टिंग फैक्टर विल बी मोर अप्रोप्रिएट होगा। 38 की बात करें, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट शुड बी मेड फॉर कंक्रीट विथ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट नॉट एक्सीडिंग 40 mm। 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ट्रू है। 39 में देखेंगे, द वैल्यू ऑफ फ्लो परसेंटेज में रेंज एनीथिंग फ्रॉम 0 to डैश। कितने रेंज होना चाहिए? तो वो रेंज है आपका 150, 0 से लेकर 150। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? सेपरेटिंग आउट द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स फ्रॉम कंक्रीट इज नोन एज। तो क्या बोल रहा है कि सेपरेट कर रहा है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट और मिक्स ऑफ कंक्रीट को सेपरेट करता है तो उसको सेग्रीगेशन बोला जाता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम कंक्रीट कम्स आउट द सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज ए ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। ये डेफिनेशन याद कर सकते, देख सकते हो कि सेग्रीगेशन का एक डेफिनेशन ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं। ब्लीडिंग का मेन कॉज क्या है? ठीक है, तो उसका मेन कॉज क्या होता है? तो एक तो हाईली वेट मिक्स हो जाएगा, बैडली प्रोपोर्शन मिक्स, इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट, ऑल ऑफ द एबो राइट है। ठीक है, ऑल ऑफ द जितने भी ऊपर दिए हैं सभी राइट हैं। ये सभी रीजन है ब्लीडिंग होने का रीजन। ठीक है, तो 42 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। अपने जो दोस्त मित्र हैं जो रिमीडियल के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने 42 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। ठीक है, आगे के 43 क्वेश्चंस देखने से पहले अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिएगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ें, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एट द सरफेस इज नोन एज लैटेंस। तो सही बात है, सीमेंट पेस्ट का जो फॉर्मेशन होता है सरफेस पे उसी को लैटेंस बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डैश टू द वाटर सीमेंट रेशियो। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल, ए ऑप्शन इज द राइट होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वाटर बढ़ाएंगे वैसे उसकी वर्केबिलिटी बढ़ती जाती है। 45 नंबर देखेंगे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डैश टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डैश टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अगर बात करें तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ज़्यादा वर्केबिलिटी रखोगे तो फिर बाद में वो पोरस हो सकता है, ठीक है। कम एकदम रखोगे, एकदम वर्केबिलिटी एकदम कम हो जाएगी, तब फिर इसमें कई सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टली इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बहुत कम अगर वर्केबिलिटी है तो उस समय हमारा स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है। तो ये चीज़ें मायने रखता है कि एक मतलब लिमिटेड रेंज के लिए है ये कंडीशन। 46 की अगर बात करें, गुड मेथड फॉर प्रोपोर्शनिंग द मटेरियल वेट बैचिंग सबसे गुड होता है, ठीक है। वेट बैचिंग जो होता है वो गुड होता है। जो बैचिंग किया जाता है, फ्रेश कंक्रीट का ये पॉइंट है, जो बैचिंग किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। मतलब मटेरियल को कितने अमाउंट में लेना है, ये अमाउंट को लेकर जो कलेक्ट करते हैं उसको बैचिंग बोला जाता है। सीमेंट कितना लेना है, सैंड कितना लेना है, एग्रीगेट कितना लेना है, वाटर कितना लेना होता है, इसको बैचिंग बोला जाता है। तो ये दो तरीके से होता है, बाय वेट भी होता है, बाय वॉल्यूम भी होता है। तो बाय वेट सबसे अच्छा होता है। 47 की बात करें तो इन वॉल्यूम बैचिंग 1 बैग सीमेंट इक्वल टू कितना होता है, तो 35 लीटर होता है, ठीक है। 35 लीटर, 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 35 लीटर। अब लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है आपको पता है, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मीटर क्यूब आ जाएगा, 0.035, 0.035 ये मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। लीटर में था, ये मीटर क्यूब में आ गया। तो वॉल्यूम इस तरीके से मिल जाएगा 1 बैग सीमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 48 इन वॉल्यूम बैचिंग डैश परसेंटेज ऑफ बल्किंग इज टेक इनटू अकाउंट। कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर लीटर, ट्रू है या फॉल्स है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो 1 kg पर लीटर होता है या तो कितना होता है, ये चीज़ें पूछ रहा है। तो मतलब 1 kg पर लीटर की बात कर रहा है, तो सही है या रॉन्ग है, तो ट्रू है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 kg पर लीटर होता है। ओके, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। 1 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे अगर मीटर क्यूब को, तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा 1/1000 होता है, 1000 ऊपर आएगा तो 1000 मीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। या तो 1000 kg पर मीटर क्यूब बोलो या 1 kg पर लीटर बोलो, ठीक है, इस तरीके से है। 50 की बात करें, इन हैंड मिक्सिंग डैश परसेंटेज मोर सीमेंट इज़ एडेड इन मिक्स। कितना परसेंटेज मोर ऐड करने पड़ते हैं अगर इन हैंड मिक्सिंग करते हैं तो 10% याद रखेंगे, 10% ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं हैंड मिक्सिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंक्रीट मिक्सर आर जनरली डिजाइन टू रन एट ए स्पीड ऑफ डैश रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होना चाहिए जो कंक्रीट मिक्स जनरली मिक्स किया जाता है, तो होता है 15 to 20 टाइम्स, ये होना चाहिए, ठीक है। जनरली ये इतना मतलब 1 मिनट में इतना रिवॉल्व हो जाना चाहिए, 15 to 20 बार। फॉर प्रॉपर मिक्सिंग अबाउट डैश रिवोल्यूशन आर रिक्वायर्ड। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कितना रिवोल्यूशन रिक्वायर होता है, तो यहाँ पे 25 to 30 इतना रिवोल्यूशन रिक्वायर होता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट शुड नॉट टेक मोर देन डैश
मिनट एनी केस, इतना मतलब इसे बोला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट शुड नॉट मोर देन 90 मिनट इफ़ एनी केस, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एनी केस, एनी हाउ। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कॉमनली यूज रिटार्डर। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 एडमिक्सर यूज हो रहा है। ठीक है। तो जो रिटार्डर में कॉमनली यूज किया जाता है उसको बोला जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट भी बोला जाता है, शुगर भी, सेलुलोज भी। तो इन सबको इंडिकेट कर रहा है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है। याद रखना रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का काम शुगर भी करता है, सेलुलोज प्रोडक्ट भी करता है, कैल्शियम सल्फेट भी करता है। 55 की बात कर लेते हैं। एनर्ट मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज वाटर सीमेंट एग्रीगेट, एग्रीगेट है। एनर्ट मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट मिक्स, सीमेंट कंक्रीट मिक्स में एनर्ट मटेरियल जो है वो एग्रीगेट है। ठीक है। एग्रीगेट मतलब एक तरह से एनर्ट गैस किसको बोलते हैं? एकदम मतलब बोला जाता है एकदम शांत, उदासीन। ठीक है। न प्लस में है न माइनस में, कुछ नहीं, उसमें जाके वो ऐड हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन कराता है। 56 की बात करें, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रिफरेबली बी डन एट ए टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर होता है? प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी प्रिफरेबली बी डन एट टेम्परेचर ऑफ, तो वो है ई ऑप्शन, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। 27 रूम टेम्परेचर ही होता है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन, किस में किया जाता है? इम्पैक्ट वैल्यू का किस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है? तो बिल्डिंग कंक्रीट में अगर देखेंगे तो 45 से लेस होना चाहिए। 45 से लेस है तो बिल्डिंग कंक्रीट के लिए ठीक है। रोड पेमेंट के लिए अगर देखोगे तो 30 से उसका कम होना चाहिए वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू 30 से कम होना चाहिए। रनवे जो होता है कंक्रीट का, रनवे जो बना रहता है कंक्रीट का, उसमें भी 30 से कम होना चाहिए। मतलब सभी बता रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ग्रेडिंग कर्व होता है द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है। ग्रेडिंग कर्व जो बनाते हैं, गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये याद कर सकते हैं। ठीक है। 59 नंबर देखेंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड की बात कर रहे हैं। तो जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड, जब वो वेट होता है तो क्या होता है? सैंड स्वेलिंग करने लग जाता है, उसी को बोला जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड इज कॉल्ड एज अ बल्किंग ऑफ सैंड। इस तरीके से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। 60 नंबर का देखेंगे, क्यूरिंग ऑफ पेमेंट फ्लोर्स रूफ्स एंड स्लैब्स। ठीक है। उसका मतलब किस तरीके से होता है? पेमेंट का हो, चाहे फ्लोर का हो, चाहे रूफ का हो, चाहे स्लैब का हो, तो उसका जो क्यूरिंग होता है वो किस तरीके से होता है? तो वो होता है पॉन्डिंग मेथड द्वारा। कई सारे ये सब क्यूरिंग के मेथड ही हैं, मेम्ब्रेन मेथड, पॉन्डिंग मेथड, कवरिंग सरफेस विद बैग, स्प्रिंकलिंग वाटर मेथड या सैडिंग कंक्रीट मेथड, ये सब क्यूरिंग के मेथड हैं। लेकिन जो फ्लोर का होता है, रूफ का होता है, स्लैब होता है, वो पॉन्डिंग मेथड। पॉन्ड जैसे पॉन्ड में पानी भरा रहता है ना, वैसे इसमें पानी भर दिया जाता है, क्यारी क्यारी बना के और पानी भर दिया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं 61 क्या बोल रहा है। 61, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो पहला देखो, विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करेगा। नहीं, ऑब्वियसली ये तो गलत ही है, ये रॉन्ग है, मतलब यही रॉन्ग ही की बात की है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही इसका राइट हो जाएगा। विद पासेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज, सही बात है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस टू 50%। जैसे ही मतलब 24 महीने के बाद देखेंगे तो जो सीमेंट का स्ट्रेंथ होता है वो 50% कम हो जाता है। ठीक है। सीमेंट का सिर्फ पूछ रहा है, द कॉन्क्रीट मेड विथ स्टोरेज डिटोरिएटेड सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विथ टाइम, ओबियसली, तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन राइट था। 62 देख सकते हैं, द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट मीट इज़ नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है?
तो उस जॉइंट को जो बोला जाता है उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, दो सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट जहाँ पे मिलते हैं दो सरफेस, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, आगे ये भी आप सर्च करके लिख लेना, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, तो ये चीज़ें भी आप मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, 63 नंबर देखिए, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट, जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, डिक्रीजेज ऑफ वर्केबिलिटी, ऑब्वियसली राउंडेड रहता है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, तो ये कम करे, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, ऑब्वियसली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ, सभी राइट है। ठीक है, जितने दिए मोर देन 50% ऑफ नॉट डिजायरेबल, ये भी चीज़ें सभी राइट है। ओके, नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ISI हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 7 days, 14 days, 21 days, 28 days, 35 days। एक्चुअल राइट कौन सा है, 28 days हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, 28 days। ओके, फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला है ना, तो फुल स्ट्रेंथ नहीं होता, मतलब 99% तक हो जाता है, अप्रोक्सीमेट फुल भी बोल ही सकते हैं, कंप्लीट नहीं फुल बोल सकते हैं। 66 बोलेंगे, द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज आर, एक तो वेट में वो 50 kg होगा, सही बात है, हाइट 38 सेंटीमीटर, प्लेन एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम 35 लीटर, सही है, ऑल ऑफ द एबोव इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली 35 लीटर बोलो या 0.035 मीटर क्यूब बोलो। 67 पे आ जाते हैं, 67 क्या बोल रहा है, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन शेप, ग्रेडिंग, कंपैक्शन, ऑल ऑफ द एबोव, तो ऑल ऑफ द एबोव रेडी है। ठीक है, बल्क डेंसिटी जो एग्रीगेट का हो किसके ऊपर डिपेंड होता है, शेप के ऊपर भी, ग्रेडिंग के ऊपर भी और कंपैक्शन के ऊपर भी, इन सभी के ऊपर डिपेंड होता है। 68 की अगर मैं बात करूँ, द कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग और स्मूथ फिनिश पोजेस। ठीक है, द कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग क्या, स्मूथ फिनिशिंग पोजेस, तो वो आ जाता है आपका हार्शनेस। ठीक है, उसी को हार्शनेस बोला जाता है। क्या डिफ़िकल्टी आती है, मतलब स्मूथ करने में जो डिफ़िकल्टी आती है वो हार्शनेस है। कॉन्क्रीट मिक्स कॉजेज डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ स्मूथ फिनिशिंग। 69 देख सकते हैं, एन एग्रीगेट इज नोन एज ए साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ़ इट इज साइज इज मोर देन, कितने से ज़्यादा अगर साइज हो जाता है तो साइक्लोपियन एग्रीगेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साइज़ की अगर बात करें तो 75 mm, ये आपके लिए नया नाम सुनने को मिल रहा होगा। 75 mm से ज़्यादा अगर होता है तो साइक्लोपियन एग्रीगेट के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, 75 mm से ज़्यादा होता है तो साइक्लोपियन एग्रीगेट बोला जाता है। ओके, अब ये जो देखा होगा उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए आ जाते हैं 70 नंबर का। 70 में क्या बोल रहा है, 70 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का मेन एम क्या होता है, टू एलिमिनेट एयर होल्स, ऑब्वियसली कंपैक्ट का मतलब होता है उसमें जो वॉइड्स है वो ना रहें, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, ऑब्वियसली मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए, टू प्रोवाइड इनिशिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, सही बात है, सभी राइट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबोव राइट हो जाता है। 71 क्वेश्चन देखेंगे, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, किसके रीजन से वो स्ट्रेंथ मिलता है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सीमेंट और वाटर के बीच में होता है, फिर उसके बाद से ये बाकी वर्क करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट, ये भी नहीं है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगर सीमेंट के साथ हाइड्रेशन ना हो तो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगा, एडहेसिव नेचर ही नहीं आ पाएगा। इफ एग्रीगेट कम्प्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 mm and are retained on sieve of the 60 mm, the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than, कितना होता है मिनिमम डायमेंशन, कितना से कम होता है, तो होता है 40.5 mm, 40.5 mm, ये याद कर सकते हैं। 73 नंबर की अगर बात करें कि जो लॉग एंगल मशीन है, एक्चुअली लॉस एंगल्स मशीन है, एंजलस मशीन होता है,
इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट ऑफ एब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है, एब्रेजन रेजिस्टेंस सी वाला है, ठीक है, एब्रेजन वैल्यू टेस्ट भी बोला जाता है, तो सी ऑप्शन राइट कर सकते हैं। 74 की बात करें तो पोजोलैनिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन, पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर तो ऑल ऑफ द एबव है, इसका मतलब सेल्स भी है, फ्लाईएस भी है, प्यूमिसाइड भी है और डायटोमेसियस क्ले भी है। ओके, 75 की बात करें तो वर्केबिलिटी इम्प्रूव्स बाय एडिंग, वर्केबिलिटी इम्प्रूव करता है क्या ऐड करने पे है, फ्लाईएस ऐड करने पे, हाइड्रेटेड लाइम या कैल्शियम क्लोराइड या बेनिटोनाइट या ऑल ऑफ द एबव, तो सभी, ठीक है, सभी ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए फ्लाईएस कर दो, हाइड्रेटेड लाइम डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड डाल दो या बेंटोनाइट डाल दो। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन, इफ द वेरियस कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, जब 1:3:3 है तो कौन सा रेशियो होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं M10 का ये है, ठीक है, M10, दिस इज द ग्रेड ऑफ M10। ओके, अगर वही M15 की बात करता तो 1:2:4 होता, वही M20 की बात करता तो 1:1.5:3 होता। ओके, 77 जिप्सम इज एडेड फॉर, कलर के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए या कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम, कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम, फ्लैश सेटिंग के प्रिवेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है, फ्लैश सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। 78 अगर यहाँ पर देखेंगे तो सीमेंट यूज फॉर नॉर्मल कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ मिक्सर ऑफ, क्या बर्निंग ऑफ मिक्सर ऑफ क्या है, सिलिशियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल या आर्गिलेशियस एंड कैल्केरियस मटेरियल या सिलिशियस एंड कैल्केरियस, तो सिलिशियस, आर्गिलेशियस एंड कैल्केरियस मटेरियल, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। सीमेंट जो यूज करता है नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, चलिए 79, 80 और 81 ये इतना क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन देखेंगे तो इन स्लम टेस्ट each layer of concrete is compacted by a steel rod 60 centimeter long and of 60 mm diameter for, किसके लिए होता है, कितना टाइम होता है, स्लम टेस्ट जो कर रहे हैं उसमें ईच लेयर कंक्रीटिंग कम्पैक्टेड बाय स्टील रॉड से जो करते हैं वो 25 टाइम्स होता है, ये आप देख सकते हैं 25 टाइम्स, ठीक है, 25 टाइम टैंपिंग करते हैं, टैंपिंग का, इसको टैंपिंग करना भी बोला जाता है। 80 में देखेंगे एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस, ये भी चीज़ें मैंने बताया है कि एक्सेस अमाउंट में जब एल्कली हो जाता है तो एफ्लोरेसेंस आ जाता है। 81 देखेंगे स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ इट्स, स्लम टेस्ट जो कंक्रीट का किया जाता है वो मेजर ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट वैल्यू, तो कंसिस्टेंसी बताता है, वाटर कितना ऐड करना चाहिए कितना नहीं ऐड करना चाहिए वो स्लम टेस्ट बताता है। सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, और बीच बीच में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, तो ये ज़रूर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, तो आप सभी ने इतने क्वेश्चंस देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि 82 नंबर का क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है और आपको बीच बीच में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर बाद में लाइक कर दीजिए, और अगर आपको याद आ रहा है कि मेरा फ्रेंड भी देख लेता है तो अच्छा रहता तो उसको भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। शेयर करने के बाद भी दोबारा ये देख सकते हैं, फ्री ही है, ठीक है। तो 82 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। गुड सीमेंट का फील्ड टेस्ट करते हैं तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए पहला क्या बोला है, हालांकि देखेंगे आंसर तो ऑल ऑफ द एबो राइट है, मतलब सभी ऊपर के जितने दिए गए हैं फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए, गुड सीमेंट के लिए रॉन्ग है, ठीक है। जैसे पहला देख सकते हैं, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म, वार्म नहीं ठंडा कूल होता है, कूल फील होता है। दूसरा भी द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश नहीं, ग्रेइश कलर होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है। अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली नहीं, पहले फ्लोट होता है फिर बाद में धीरे धीरे सिंक होता है।
बाय रबिंग सीमेंट इन बिटवीन फिंगर वन शुड फीड रफ। रफ नहीं होता है, उसमें लम्ब्स भी नहीं आने चाहिए, एकदम मतलब स्मूथ फील होना चाहिए। तो ये सभी ABCD सभी रॉन्ग है, इसलिए ऑल ऑफ द एबो राइट है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज़ वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। यूजलेस की बात किया, मोस्ट यूजलेस मतलब यूज ही नहीं कर सकती, तो ऐसा कौन से टाइप का है? तो ग्लेजी टाइप का, सी वाला देख सकते हैं, ग्लेजी। ठीक है, ग्लेजी ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा सरफेस टेक्सचर, ऐसे एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर जो ग्लेजी हो तो वो यूजलेस होता है, अधिकतर वो यूजलेस होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 84 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। तो द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्लम्प मोल्ड आर। तो पहले तो टॉप डायमीटर देखिए तो 10 होता है, बॉटम देखेंगे 20 और हाइट 30। तो आपको यहाँ पर पहला ही दिख जा रहा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। इस तरीके का स्लम्प का कोन जो होता है ना, इस तरीके का होता है। मैं आपको यहाँ पर शेप दिखा देता हूँ, इस तरीके का होता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है, फ्रस्टम टाइप का रहता है, इसको फ्रस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ऊपर का टॉप का डायमीटर 10, नीचे का डायमीटर जो होता है वो 20 होता है, और इसकी जो ये हाइट होती है, ये वाली जो होती है हाइट, ये हाइट होती है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फॉर कॉन्क्रीटिंग टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज़ डन बाई। जो टनल लाइनिंग में कॉन्क्रीटिंग होता है तो वो कॉन्क्रीट ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाय पंप के द्वारा। डी याद रखेंगे, टनल जब लाइनिंग की जाती है वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग के लिए जो कॉन्क्रीट ट्रांसफ़र किया जाता है वो होता है पंप के द्वारा। 86 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो एडमिक्सर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। मतलब जल्दी सेट हो एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे एडमिक्सर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग, जल्दी से सेट हो जाए और हार्ड हो जाए, तो उस एडमिक्सर को क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा एसेलरेटर। वो क्या कर देता? बढ़ा देता है कि जल्दी सेट हो जाए, जल्दी हार्ड हो जाए। तो एसेलरेटर जो एडमिक्सर होता है उसका काम यही होता है कि जल्दी से सेट करना या हार्डनिंग करना। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूना सीमेंट हैज, क्या होता है? तो इसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। लोअर फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, जो 10 आवर्स है ना उससे भी वो क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसके लिए? हाई एल्यूमिना के लिए। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन OPC। तो मैग्नीशिया का कंटेंट आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 से लेकर 6% तक होता है, तो मैक्सिमम 6%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैग्नीशिया का कंटेंट OPC सीमेंट में, ठीक है, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इज़ पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड एडमिक्सर वेरीज फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि जो मिक्सर क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर की बात करें उसका अगर कम करते हैं तो विच इज़ पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर। ठीक है, एंड एडमिक्सर वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कितना तक? तो 5% से 15% तक। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 5% से लेके 15%, बी ऑप्शन। 90 नंबर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रीकास्ट कॉन्क्रीट। तो किस टाइप का कॉन्क्रीट मिक्सर हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फैक्ट्री में? तो वो है पैन टाइप मिक्सर। ठीक है, पैन टाइप मिक्सर। ये चीज़ें भी देख सकते हैं, पैन टाइप मिक्सर होता है। ठीक है, आपने ट्रक माउंटेड मिक्सर भी देखा होगा, डल ड्रम मिक्सर भी, टिल्टिंग ड्रम मिक्सर भी देखा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के मिक्सर हैं। ठीक है, मिक्सिंग करने का ये टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर द मोस्ट क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो है आपका 7 डेज। ये मिनिमम है। ठीक है, किसके लिए? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, और IS कोड इस 456 1978 ने ये दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे जब अगर देखते हैं तो 92 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है
फॉर रेनफोर्स कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज। तो मिनिमम ग्रेड किसके लिए बोला, जब आरसीसी की बात करें तो मिनिमम ग्रेड M20 हम यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन। और अगर पीसीसी की बात करें तो M15, ठीक है, ये पीसीसी के लिए है ग्रेड। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये पीसीसी के लिए ग्रेड था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा। आरसीसी की बात करें तो M20, आरसीसी की जब भी बात करें तो M20, और पीसीसी की बात करें तो M15। ये मिनिमम ग्रेड कंक्रीट होता है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। ओके, 93 नंबर का देखेंगे, द डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट टेक प्लेस ड्यू टू। डिटेरियोरेशन जो कंक्रीट का होता है वो किस रीजन से होता है, तो इसमें सभी रीजन, सॉल्ट सोल्यूशन के एल्कलीज हो जाता है, या फर्टिलाइज़र हो जाता है, या पेस्टिसाइड होने की वजह से कंक्रीट में, तो ये ऑल ऑफ द एबो, ई ऑप्शन राइट हो जाता है। डिटेरियोरेशन के कारण सॉल्ट सॉल्यूशन, एल्कली, फर्टिलाइज़र हो सकता है, इसके बेस पे अलग ऑप्शन भी बन सके, ठीक है, तो इनमें से एक दे दे और बाकी अदर आंसर दे दें, ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सीमेंट कंटेंट शुड बी सच डैट कॉन्क्रीट हैज़ सफिशिएंट एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए, सफिशिएंट एल्कलिनिटी पीएच वैल्यू होना चाहिए। सीमेंट कंटेंट शुड बी सच डैट कॉन्क्रीट है सफिशिएंट एल्कलिनिटी। ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू है, सफिशिएंट ही होना चाहिए, पर्याप्त ही होना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होने पे भी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है, फॉर सी वाटर कॉन्क्रीटिंग डैश सीमेंट शैल वी यूज। सी वाटर अगर कंक्रीटिंग करनी होती है सी वाटर के अंदर, तो उसमें किस टाइप का मतलब सीमेंट कंक्रीटिंग करनी होती है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे होंगे, जो मैंने थियरी के वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, कि अंडर वाटर जो प्लेसिंग किया जाता है कंक्रीट का, तो किस टाइप का सीमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने ऊपर दिख रहे हैं सभी आ जाते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर ऊपर वाले आ जाते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी आ जाता है, पोर्टलैंड पोजेलेना स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, सभी आ जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये पूरा अगर वीडियोस देख लेते हैं, मैंने तो पार्ट में अभी वीडियोस बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपको एक बार रिवीजन कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, ये पूरा का पूरा एक बार टोटल फिर से रिवीजन करा देंगे, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रीगनेशन ऑफ डैश इन द वॉइड्स ऑफ कंक्रीट। तो वो क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर याद रख सकते हैं। 97 देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिक्सर। तो एडमिक्सर क्या होता है, एक केमिकल होता है जो अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट होते हैं, अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ मटेरियल फॉर कंक्रीट होता है, उसके अलावा होता है, ठीक है, जो क्या करता है उसको प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, जिसमें यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट है, इंग्रेडिएंट विच आर एडेड टू इन सीमेंट बिफोर और आफ्टर कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स के पहले या तो उसके बाद जो इसमें केमिकल ऐड किया जाता है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट के अलावा होता है, जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, वाटर है, उसके अलावा जो केमिकल मिक्स किया जाता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, उसी को बोला जाता है एडमिक्सर। 98 नंबर का देखेंगे, सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट बाई %, ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कितना परसेंटेज रिड्यूस कर देता है सुपर प्लास्टिसाइजर, तो वो है आपका 12 से 13%। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, 12 से लेके 13% तक मतलब कम कर देता है, इतना वाटर कम हम यूज कर सकते हैं। वही 99 नंबर का देखेंगे, तो डैम प्रूफिंग, जिसको DPC भी बोला जाता है, डैम प्रूफिंग कोर्स इज़ डन विथ अ डैश बेस मिक्सर। तो वो होता है तार, ठीक है, तार, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा डिटेल में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कि ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सब कुछ अगर एक ही चीज़ के बारे में अगर मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने लगूँ तो बहुत लंबा, एक ही क्वेश्चन को लेके बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर। तो वाटर प्रूफिंग क्या कर लेता है, क्या करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग में क्या होता है कि जो उसमें ऐड किया जाता है वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर, तो वो उसको रोकेगा, वाटर को आने नहीं देगा। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है, वाटर
रिपेलेंट मटेरियल। और बाकी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हो वाटर फेयर मटेरियल नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन मटेरियल नहीं है, वाटर एडजॉर्प्शन मटेरियल ये भी नहीं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंट है? एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि वो क्या कर लेगा, वो अंदर की तरफ ले लेगा, वाटर को क्या सोख लेगा। और जो एडजॉर्प्शन होता है AD जो लास्ट वाला जो है D वाला, उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर ही ना एक वाटर का लेयर बना लेता है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, 101 नंबर देखेंगे, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल एक्टिव पोर फिलिंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है बोला है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट अ केमिकली एक्टिव पोर फिलिंग मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम नहीं है, बाकी सभी हैं। बाकी सभी हैं तो उनके नाम देख लीजिए, सिलिकेट ऑफ सोडा भी है, चॉक भी है, जिंक भी है, ये सब क्या है पोर फिलिंग मटेरियल हैं, बट एल्युमिनियम नहीं है। ये चीज़ें याद कर सकते हैं। 102 की अगर बात करें तो व्हाट आर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर मतलब क्या करता है? तो प्लास्टिसाइजर विच एड्स वाटर फॉर वर्केबिलिटी, नहीं, विच रिड्यूस वाटर फॉर वर्केबिलिटी, यस। प्लास्टिसाइजर ऊपर ही हमने देखा था। ठीक है, वो क्या कर देता है कि मतलब वाटर का 12 से लेके 12% तक कम कर देता है, वाटर को रिड्यूस कर देता है, जो इतनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी में कम कर देता है। ठीक है, जिससे वर्केबिलिटी बराबर ही रहती है, जितना चाहिए उतना बराबर रहता है। 103 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट बाय वेट। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिसाइजर का अमाउंट कितना होना चाहिए सीमेंट बाय वेट में। तो सीमेंट के वेट से कितना प्लास्टिसाइजर का यूज करना चाहिए, तो जितना आप सीमेंट यूज करो उसके वेट का कितना परसेंट होना चाहिए प्लास्टिसाइजर, तो वो है 0.1 से लेके 0.4 तक। ठीक है, 1% भी नहीं है, 0.1 से लेके 0.4% तक। ठीक है, 0.4 या 0.1 इनके बीच में। 104 की बात करें तो व्हाट इज़ द अलाउड रिडक्शन ऑफ वाटर विथ सुपर प्लास्टिसाइजर विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी। कितना अलाउ करता है, कितना वाटर को रिड्यूस कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर तो ऊपर हमने देखा था 12 से लेके आई थिंक 40% तक। सुपर प्लास्टिसाइजर कितना कर देता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30% इतना अलाउ करता है। ठीक है, इतना आप अलाउ कर सकते हैं। 105 का देखेंगे तो व्हाट इज़ एसेलरेटर। एसेलरेटर क्या है, तो एसेलरेटर क्या कर देता है, उसकी जो सेटिंग है, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम या जो होता है या फाइनल सेटिंग है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, एसेलरेट करना मतलब स्पीड कर देता है, जल्दी वो सेट हो जाते हैं या जल्दी हार्डनिंग आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जल्दी सेट हो जाते हैं, जल्दी हार्डनिंग हो जाते हैं, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम कम हो गया। ये चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पीड अप ऑफ द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ऑब्वियसली स्पीड अप कर देता है। ये चीज़ें देख सकते हैं। एसेलरेटर का काम ही होता है जल्दी से सेट कर दे, एसेलरेट कर दे। ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर आप दबाते हो तो क्या होता है, वो तेज़ कर देता है, स्पीड में आपको कर देता है। रिटार्डर का काम क्या होता है, रिटेंडर लिखा है मतलब रिटार्डर, ये क्या हो जाता है, डिले कर देता है। ये क्या कर देगा, विच डिले द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये डिले करेगा। ठीक है, फाइनल सेट को डिले नहीं करता है, इनिशियल सेट को डिले करता है। ठीक है, इसमें भी स्पीड अप किसको करेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम को स्पीड अप करता है, जो एसेलरेटर का था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 107 देखेंगे, NaOH, ये मतलब बेस है, इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रिटेंडर, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, रिटेंडर नहीं है ये। ठीक है, NaOH ये एल्कली है। ठीक है, बेस भी बोला जाता है, एसिड नहीं है, बेस है। 108 की अगर बात करें, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, अब इसमें से मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें करेक्ट कौन सा है। तो कैल्शियम फ्लोसिलिकेट एक्ट एज ए रिटार्डर, नहीं। CaCl2 एक्ट एज ए रिटार्डर, ये भी नहीं है। CaCl2 तो एसेलरेटर का काम करता है। जिप्सम एक्ट एज ए रिटार्डर, ओबियसली आप जिप्सम में पढ़े होगे, जब सीमेंट में हम ऐड करते थे 2 से 3%, तो क्या कर देता था, वो उसको उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो क्विक सेट हो रहा है, उसको रोकता है, जल्दी से सेट नहीं होने तो, मतलब उसका सेटिंग टाइम बढ़ाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटार्डर का ही काम कर, रिटार्डर मतलब घटा देना उसका इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये चीज़ें आप मतलब देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन। 109 देखेंगे तो रिटार्डर यूज एट ग्राउटिंग ऑयल वेल वे टेम्परेचर ये अबाउट कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ यहाँ पर,
तो 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सिलिका फ्यूम इज़ डैश। सिलिका जो फ्यूम होता है वो एक्चुअली है क्या, तो वो है मोर रिएक्टिव। सिलिका फ्यूल जो होता है, सिलिका फ्यूम जो है वो मोर रिएक्टिव है। ओके, 111 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ SiO2 इन फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश में SiO2 का कंटेंट कितना है, तो वो चीज़ें देख सकते हैं 30 to 60%। ठीक है, 30 to 60% यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एयर इंट्रेनमेंट इन कॉन्क्रीट इंक्रीज, कितना इंक्रीज करता है, मतलब एयर इंट्रेनमेंट जो कॉन्क्रीट में है वो इंक्रीज कौन करता है, तो वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी, ये चीज़ें ध्यान सकते हैं कि मतलब कॉन्क्रीट में वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 113, व्हाट इज़ क्यूरिंग। क्यूरिंग है क्या, तो एक्चुअली वो हाइड्रेशन है। क्यूरिंग क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसका हाइड्रेशन जो प्रोसेस चलता रहता है वो उसको कंप्लीट देता है, वही क्यूरिंग है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज़ द जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो एक्चुअली है क्या, और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है, सर जेल स्पेस रेशियो मुझे बता दो। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जेल स्पेस रेशियो है क्या। सी ऑप्शन आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, जो हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम है टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर, इसी को बोला जाता है जेल स्पेस रेशियो। किसका, देखो सीमेंट पेस्ट जो हाइड्रेटेड है उसका वॉल्यूम प्लस टू द, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सीमेंट पेस्ट टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट एंड ऑफ द कैपिलरी पोर। इन्हीं के रेशियो को ही क्या बोला जाता है। देखिए अभी ये रेशियो को थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, ऊपर वॉल्यूम होगा हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का, डिवाइडेड में होगा हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम प्लस कैपिलरी पोर्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बताएगा वो जेल स्पेस रेशियो। ओके, जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं 115 में जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन स्पेस अवेलेबल, तो 0.657 C अपॉन 0.319 C प्लस WO। हियर WO स्टैंड फॉर, तो WO यहाँ पे देख सकते हैं कैपिलरी पोर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे D वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन ml, ये मिक्सिंग वाटर इन ml में करते हैं वो है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 116 क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रेन इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू, और जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता है ओवर टाइम ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो क्रीप है। ठीक है, क्रीप, द स्ट्रेन इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू, और ज़्यादा समय के बाद जो उसमें स्ट्रेन आता है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन है टाइम के अकॉर्डिंग वो आता है, तो वो स्ट्रेन मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आना। ठीक है, तो वो आता है, उसको ही बोला जाता है क्रीप। क्रीप के बारे में भी डिटेल में समझाया ही है, मेरा जो बिल्डिंग मटेरियल का मैंने ऑलरेडी फ्री में वो रखा है, तो उसको भी देख सकते हैं, 70 वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके वो पूरा देख सकते हैं, फ्री ही है, तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखोगे बिल्डिंग मटेरियल प्लेलिस्ट में जाके सर्च करोगे ना, तो उसमें आपको ऐसे बिल्डिंग मटेरियल होगा, और उसमें आप देखोगे तो आपको 70 वीडियोज़ आपको होंगे। ऐसे वीडियोज़ वाले प्लेलिस्ट को देख के पूरा देख लो, डिटेल में समझाया। आगे के 2-4 थोड़ा वीडियो थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन बाकी के वीडियोज़ देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल आपको एकदम ईजी लगने लग जाएगा अगर एक बार पूरा वो देख लिए तो। ओके, आगे बढ़े, चलिए 170 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला, इफ़ द स्ट्रेस इज रिमूव द स्पेसिमेन शोज एन इंस्टेंटेनियस रिकवरी स्ट्रेन डैश द इलास्टिक स्ट्रेन ऑन लोडिंग, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा कि लोअर देन रहेगा कि हायर देन रहेगा, तो लोअर देन इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ द स्ट्रेस इज रिमूव कर दिया जाए तो इसमें स्पेसिमेन जो शो करेगा इंस्टेंटेनियस रिकवरी स्ट्रेन जो होगा वो लोअर देन इलास्टिक स्ट्रेन ऑन लोडिंग रहेगा। ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, तो क्रीप
डैश एज द एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड डैश। तो क्रीप के पहले क्या रहेगा, डिक्रीज होगा एज द एज, ठीक है। क्रीप डिक्रीज एज द एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इंक्रीज, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ लोड इंक्रीज करेंगे तो क्रीप क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 119 क्या बोला, श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ फ्रेश हार्डेंड कंक्रीट एक्सपोज टू एम्बियस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो सही है या रॉन्ग है, तो सही है, ठीक है। श्रिंकेज क्या हो जाता है, श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम। श्रिंकेज क्या हो जाता है, श्रिंकेज का मतलब देखे होगे कि कई बार आप देखे होगे क्ले होता है, तो जब तक उसमें पानी रहता है तब तक तो वो एकदम प्लेन दिखता है, लेवल दिखता है, लेकिन जैसे ही वो सूख जाता है तो देखते हो वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर गया रहता है, तो फट जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। उसका कई जगह फटा हुआ आप देख सकते हो। तालाब एरिया में आप देखे होगे कि जब तालाब सूख जाता है तो आप देखोगे कि उसकी कितने सारे वो दरारें पड़ जाती हैं। तो वो क्या करता है, क्ले जो होता है सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन हो जाता है। फ्रेश हार्ड एंड कॉन्क्रीट एक्सपोज टू एम्बियस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फ्रेश कॉन्क्रीट रहता है वो है, ठीक है। जैसे ही वो टेम्परेचर होने के बाद वो जब हार्डन स्टेट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाता है। उसमें क्रैक क्यों आ जा रहा है, क्योंकि श्रिंकेज हो जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू डैश। तो वो क्या है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो को बोला जाता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, ओके। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अप्रॉक्सीमेट 40 से क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन कर लिए। अदर क्वेश्चंस भी हम आगे देखते रहेंगे। और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर लेंगे तो वो भी इसका बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे जिनको ये नहीं पहुंचा होगा उनके पास। तो अगर आप शेयर करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो थोड़ा सा, तो आप मेरे लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने जो दोस्त मित्र हैं उनके लिए कर लीजिए। तो आशा करते हैं ज़रूर करेंगे, फिर आगे के वीडियोज़ को भी देख लेंगे। तो आप सभी ने 120 क्वेश्चंस आपने देख लिए थे, ठीक है। अभी 121 से लेके आगे के जो 40 क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं, कि ताकि आपको टोटल देखिए 4 ही वीडियोज़ हैं कंक्रीट के, ठीक है। 4 वीडियोज़, और आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से पूरे 160 क्वेश्चन को रिवीजन करा देंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 121 फॉर कॉन्क्रीट एक्सपोज टू अ वेरी एग्रेसिव एनवायरनमेंट द वाटर सीमेंट शुड बी लोअर दैन डैश, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, तो वो 0.4, ठीक है, 0.4। नेक्स्ट देख सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्पेशली डैश वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक। तो वो कौन सा होता है, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। तो लो होना चाहिए, ठीक है, लो। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट स्पेशली लो वाटर सीमेंट रेशियो इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक, ये याद रखेंगे। 123 देखेंगे तो क्या बोल रहा है। 123 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, वो चीज़ें भी हम आगे देख लेते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्रेन विच द कंक्रीट अंडरगोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड डैश। तो वर्केबिलिटी है, सेग्रीगेशन है, ब्लीडिंग है, क्रीप है। तो क्रीप इज़ द राइट आंसर। आप ये चीज़ें हमने क्रीप का पहले भी देख लिया था। क्रीप का डेफिनेशन भी एक तरह से सिंपल से याद रखेंगे, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू उसके सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ लोड के कारण, उसी डिफॉर्मेशन को ही बोला जाता है क्रीप। ये एक सिंपल डेफिनेशन से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हार्शनेस इन कॉन्क्रीट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस हो जाता है तो हार्शनेस ऑफ कॉन्क्रीट में आ जाता है, तो वो है मिडल साइज पार्टिकल, मिडल साइज पार्टिकल, ठीक है। मिडल साइज पार्टिकल को जब हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो हार्शनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। 125 की बात करें तो डैश IS कोड है, ये हैज़ डिसइंटीग्रेट द कॉन्क्रीट मिक्स इनटू अ नंबर ऑफ ग्रेड्स एज M10 M15, ये कैटेगराइज किया है, डेजिग्नेट किया है। M20 तो ये कौन से कोड में दिया है, डेजिग्नेट किया है M10 और M15।
तो वो जो किया है IS 456 2000 में, ठीक है। जो ये ग्रेड M10 M15 को डेजिग्नेटेड किया है इनटू अ नंबर ऑफ ग्रेड्स में, तो वो IS 456 2000 है। हालांकि RCC में ये कोड भी यूज किया जाता है। 126 की बात करें, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स मिक्स प्रोपोर्शन फॉर M10। तो M10 के लिए कौन सा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला देख सकते हैं 1 जेम 3 जेम 6, ठीक है, M10 का है। अगर M15 की बात करेगा तो 1 जेम 2 जेम 4, ये B वाला M15 का है। अगर M20 की बात करेगा तो C वाला है। M25 की बात करेगा तो D वाला है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग में दिया भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स टू डैश द रिस्क ऑफ द ओवर डिजाइन डैट डैश द ओवरऑल कॉस्ट। तो क्या करता है क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स, क्या करता है कि मिनिमाइज कर देता है उसके रिस्क ऑफ ओवर डिजाइन का, और जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर मिनिमाइज डिक्रीज ये डी ऑप्शन है। ऑब्वियसली अगर क्वालिटी कंट्रोल को अगर आप करते हो तो आपका जो ओवर डिजाइन हुआ है उसका रिस्क आने वाला है उसको कम कर देगा, और जो ओवरऑल कॉस्ट होने वाला है उसको भी डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 128 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, द सीमेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम विच इन ट्रेंड एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इट इन पोजिशन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा वैक्यूम कॉन्क्रीट बोला जाएगा, ठीक है। द सीमेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम विच इन ट्रेंड एयर और एक्सेस वाटर रिमूव कर देते हैं आफ्टर प्लेसिंग इट पोजिशन इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम कॉन्क्रीट, ठीक है। 129 की बात करें तो द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई, जो लाइट वेट कॉन्क्रीट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, यूजिंग कोक ब्रिज स्लैग एज एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत नया चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। लाइट वेट कॉन्क्रीट जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, यूजिंग कोक ब्रिज या स्लैग एज ए एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट, मतलब एज ए एग्रीगेट यूजिंग कोक ब्रिज होता है या स्लैग होता है, वो एज ए एग्रीगेट कॉन्क्रीट में होता है, तो लाइट वेट कॉन्क्रीट बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 130 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, एरेटेड कंक्रीट जो होता है, ये अब ये जो क्वेश्चन सब देख रहे हैं वो स्पेशल टाइप के कंक्रीट से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सारा जो चैप्टर है ना वो सारा चैप्टर कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो एरेटेड कंक्रीट की बात करें तो वो क्या है, लाइट वेट होता है। एरेटेड कंक्रीट भी क्या होता है, लाइट वेट होता है। 131 क्या बोला, नो फाइन्स कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश। नो फाइन्स कंक्रीट जो होता है मैन्युफैक्चर होता है किसके द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन आप देख सकते हो, बाय एलिमिनेटिंग नो फाइन्स मटेरियल फ्रॉम नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट से जो नो फाइन्स मटेरियल होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, नो फाइन्स कंक्रीट बन जाता है, मतलब नो फाइन्स नहीं है, ठीक है। 132 की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ नो फाइन्स कंक्रीट विथ लाइट वेट एग्रीगेट वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो यहाँ पर लेस देन 300 kg पर मीटर क्यूब। ये चीज़ें याद कर सकते हैं, लेस देन 300 kg पर मीटर क्यूब। वही अगर आगे मैं यहाँ पर देखूँगे 133 की बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ राउंड स्टील फाइबर लाइज इन रेंज ऑफ डैश mm। तो कहाँ तक होता है, डायमीटर ऑफ राउंड स्टील फाइबर लाइज इन द रेंज ऑफ, तो वो होता है 0.25 से लेके 0.75। बी ऑप्शन देख सकते हैं, 0.25 से लेके 0.75 तक, ओके। 135 अगर देखेंगे 34, तो एयर कंटेंट शुड बी डैश % बाय वॉल्यूम। एयर कंटेंट कितना होना चाहिए, कितने परसेंट, बाय वॉल्यूम अगर कितने परसेंट की बात करें तो 3 से 4%, 3 से 4%, ये याद कर सकते हैं। 135 की बात करेंगे तो विच वन इज़ नॉट यूज एज एयर इंट्रेनिंग एजेंट। विच वन इज़ नॉट यूज एज एयर इंट्रेनिंग एजेंट, तो ए है, एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, एल्यूमिना, ओके, एल्यूमिना है। 136 की बात करें, व्हाट इज़ वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो वेट प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे तो वेट प्रोसेस में क्या होता है कि ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल आर इन देयर वेट स्टेट। जो ग्राइंडिंग होता है
ग्राइंडिंग जो होता है वो जो मिक्सिंग होता है रॉ मटेरियल का वो वेट स्टेट में होता है, या ग्राइंडिंग भी होता है वो वेट स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन वेट स्टेट, वेट प्रोसेस में, ड्राई प्रोसेस में ड्राई में होता है, सेमी ड्राई में दोनों रहता है, वेट और ड्राई दोनों रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेस इन लाइम कॉज, ये चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लोगों ने परचेस किया है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का उन सभी को ये पता भी है। ठीक है, हालांकि वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ताकि उनको पता भी चल सके कि अगर लाइम की मात्रा एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सपांड कर जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सीमेंट एक्सपांड कर जाता है और डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सिलिका अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या कर देता है, तो वो क्या कर देगा, सेट स्लोली कर देगा, सीमेंट सेट स्लोली। अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में हो गया तो सीमेंट कैसा होगा, आराम से स्लोली सेट होगा। 139 की अगर बात करें तो एल्यूमिना इन एक्सेस कॉज, एल्यूमिना अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या कॉज करेगा, तो वो कर देगा आपका रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। 140 की अगर बात करते हैं तो विच कंपाउंड गिव्स द कलर टू द सीमेंट, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्या देता है, मतलब कलर देता है। ठीक है, कलर, सीमेंट का कलर देता है, तो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या देता है, सीमेंट का कलर देता है। जो कलर देने का इम्पोर्टेंट रोल है वो है किसका, आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड, ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, विच सीमेंट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है जब C3S कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी ही हार्डन स्टेट में आ जाएगा, अर्ली स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और C2S जो परसेंटेज होता है वो लेट स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये दोनों ही स्ट्रेंथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो C3A है, C4AF है, ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है स्ट्रेंथ देने का। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। 142 की बात करें, व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर डैश इज टू बी यूज, क्या यूज करेंगे जब अंडर वाटर करेंगे तो भी आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, जल्दी सेट हो जाए ऐसा सीमेंट हम यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट। 143 की अगर मैं बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट जो यूज़ किया जाता है वो मास कंक्रीटिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं, हालांकि बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर बी ऑप्शन देख भी सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस बाय ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है कंटेंट है उसको कम करके कम करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका लो हीट ऑफ सीमेंट के लिए कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीमेंट इज यूज इन सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है चाहे सीवेज है तो ऐसी जगह पे कौन सा सीमेंट करेंगे, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा आ जाएगा। नॉर्मली आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल से वेस्ट सब आएगा और ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा, तो अगर वो देखेंगे तो उनमें बहुत सारे सल्फर हो सकते हैं, जो ऐसी जगह पे अगर वो सल्फेट अटैकिंग नहीं यूज किए रहेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो वो न ख़राब हो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यूज करते हैं कि ताकि कैसा भी आएगा वो झेल सके। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। 145 देखेंगे, विच सीमेंट इज यूज फॉर मेनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड विथ एज। तो इस टाइप के सीमेंट जो होते हैं वो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होते हैं। ठीक है, एज के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाए, अच्छी रहे। 146 की बात करें तो विच सीमेंट इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल मार्बल। आर्टिफिशियल जो मार्बल होता है, मार्बल बनाते हैं ना, एक तो नेचुरल मार्बल होता है, एक आर्टिफिशियल जो मार्बल बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मार्बल बनाने की क्या ज़रूरत है, एक्चुअली नेचुरल मार्बल तो है ही है, तो आर्टिफिशियल क्यों बनाते हैं, रिक्वायरमेंट के बेस पे अलग अलग डिजाइनिंग के मार्बल की ज़रूरत होती है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाएगा ये पूछा है क्वेश्चन में, तो वो होता है कलर सीमेंट। ठीक है, कलर सीमेंट।
ओके, आगे बढ़े। 147 नंबर पे आ जाते हैं। 147 क्या बोल रहा है? विच सीमेंट इज यूज टू क्रिएट बॉन्ड विथ ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस। ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस के साथ क्रिएट बॉन्ड करता है, तो उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? जैसे मतलब कोई ओल्ड सीमेंट कॉन्क्रीटिंग हुआ है, उसके ऊपर एक और कुछ मतलब कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? एक्सपेंसिव सीमेंट, याद कर सकते हैं, एक्सपेंसिव सीमेंट का हम यूज करते हैं। 148 की अगर मैं बात करूंगा तो विच सीमेंट इज यूज टू स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन वेट क्लाइमेट कंडीशन। वेट क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ आप देखेंगे ना तो ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये नॉर्मली पहला चैप्टर जो आपका है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ सीमेंट के जो यूज होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो 148 का क्या बोल रहा है कि विच सीमेंट इज यूज टू स्टोर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन वेट क्लाइमेट कंडीशन। वेट क्लाइमेट कंडीशन में भी हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो कौन सा टाइप का सीमेंट है? तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है, याद कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओके, ये सीमेंट देख सकते हैं। 149 की बात करेंगे तो विच सीमेंट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर like tanks, reservoir, retaining wall, swimming pool, dams, bridge, piers, etc. तो वो कौन सा है? ये है वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट। वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट में वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड है, आप देख सकते हो ये सब वाटर वाला एरिया है, तो ऐसी जगह पे वाटर प्रूफिंग सीमेंट का यूज करेंगे। आगे बढ़े, 150 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डैश सीमेंट इज यूज फॉर द फॉर्मवर्क that can be removed earlier and used in other area which save the cost of the formwork। तो रैपिड हार्डनिंग ही होगा, जल्दी अगर फॉर्मवर्क को निकालना है तो रैपिड हार्डनिंग, जैसे कि अभी रोड कंस्ट्रक्शन में भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब रिपेयर वर्क करने हो या तो जल्दी फॉर्मवर्क को निकालना हो तो उसके लिए जगह पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर लेते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट उसको भी देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीज़ें फटाफट आप आराम से कर सकें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देख सकते हैं 151 नंबर का क्वेश्चन। विच सीमेंट इज़ मेनली यूज फॉर इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क। डेकोरेटिव वर्क करने हो, चाहे अपने घर के अंदर के दीवारों का डेकोरेटिव करना है, चाहे बाहर का करना है, तो उसके लिए कौन से टाइप का सीमेंट यूज किया जाता है? तो वो होता है कलर सीमेंट। कलर सीमेंट से ही हम मार्बल बनाते हैं, आर्टिफिशियल मार्बल, और आर्टिफिशियल जो अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करना है तो उसमें भी कलर सीमेंट का यूज हम करते हैं, ठीक है। 152 की बात करेंगे। विच सीमेंट इज यूज फॉर द वर्क इकोनॉमिक वेयर कंसिडरेशन इज प्रीडोमिनेंट। रिजर्वेयर, रिटेनिंग वॉल, स्विमिंग पूल, टैंक, प्री पायर एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, एज ए इकोनॉमी के अगर रखना है तो, ठीक है, तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइम इन ईच लेयर ऑफ कंक्रीट रोडेड इन अ स्लम्प कोन। तो जो रोडेड लिखा है या तो टैंपिंग बोला जाता है, तो हर लेयर पे 25 टाइम्स हम टैंपिंग करते हैं। यहाँ पे बोला ना ईच लेयर पे कितनी बार टैंपिंग करते हैं या रोडेड करते हैं। टैंपिंग हमने पढ़ा है बुकों में, यहाँ पे रोडेड लिखा है, तो इसमें घबराना नहीं है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रॉड ही रहता है जिसका डायमीटर आप 16 mm है और आई थिंक मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर का वो लेंथ होता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का लेंथ वाला होता है, तो 25 टाइम्स होता है, ये याद कर सकते हैं। 25 टाइम्स से एक लेयर बिछाने के बाद 25 टाइम टैपिंग, फिर दूसरा, फिर 25 तीसरा, ऐसे करके स्लम्प कोन का हम टेस्टिंग करते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इफ़ L1 मेजरमेंट टेकन आफ्टर 24 आवर्स of immersion in water at temperature of 27 plus minus 20 degree Celsius and L2 measurement taken after 3 hours of immersion in water at boiling temperature, then what is soundness of cement। तो सीमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट जब भी होता है तो ये हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, L1 माइनस L2 कर देंगे तो आपको मिल जाता है। L1 माइनस L2 करेंगे, सी ऑप्शन देख सकते हैं, L1 माइनस L2। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब कितना एक्सपांस कर गया, कितना मतलब वो जो हमारे पास एपरेटस होता है उन दोनों रोड के बीच में कितना एक्सपांड हुआ है, वही सेंटीमीटर हमें मेजरमेंट करना होता है कि पहले कितना उसका बीच का गैप था,
फिर बाद में एक्सपांड करने के बाद कितना गैपिंग बढ़ गया है, तो उसमें लिमिट भी होता है। आगे शायद क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि कितना मतलब इसका लिमिटेशन है, कितना बढ़ जाएगा चल जाएगा। तो 10 mm तक होता है, 1 सेंटीमीटर बोले या 10 mm तक चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 155 नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला ही करेक्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परसेंटेज की अगर बात करें तो वेट ऑफ वाटर एडेड डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट इंटू 100 कर देंगे तो आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट 156 की अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन एग्रीगेट इज आर क्लासीफाई इनटू डैश टाइम। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात किया है। जियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब कहाँ से मतलब लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बेस पे एग्रीगेट को जो क्लासीफाई किया वो कितने टाइप का किया गया है, तो 2 टाइप का किया गया है। बी ऑप्शन राइट है, 2 टाइप के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 4 क्वेश्चन और। यहाँ पे देख सकते हैं क्रश स्टोन, ग्रेवल एंड ऑर्डिनरी सैंड आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप के हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ नॉर्मल वेट एग्रीगेट हैं। क्रश स्टोन होता है, चाहे ग्रेवल है, चाहे ऑर्डिनरी सैंड है, ये एग्जाम्पल हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट के, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज सोन बिलो। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये पिक्चर्स में किस टाइप का ये आपको एग्रीगेट दिख रहा है। तो आप एग्रीगेट में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है फ्लैकी टाइप का, ठीक है। किस टाइप का दिख रहा है, फ्लैकी टाइप का। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस कुछ तो आपको थियरी भी देखनी पड़ेगी। हालांकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कुछ समझा के रखा है, सिखा के रखा है, तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 159 की बात करेंगे तो द रॉक विच इज़ नॉट कैल्सीरियस, ठीक है। द रॉक विच इज़ नॉट कैल्सीरियस, तो कैल्सीरियस इसमें से नहीं है। एर्गिलेशियस और कैल्सीरियस ये रॉ मटेरियल है सीमेंट के, तो इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे तो रॉक की बात किया है विच इज़ नॉट कैल्सीरियस, तो यहाँ पे कैल्सीरियस कौन सा नहीं है, तो लैटेराइट जो है वो कैल्सीरियस नहीं है, बाकी सब कैल्सीरियस हैं, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। लैटेराइट कैल्सीरियस नहीं है, कैल्केरियस भी बोलते हैं, कैल्सीरियस भी बोलते हैं, तो इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन में घबराना नहीं है, ठीक है। आप टेक्निकल पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उतना प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है। 60 की बात करेंगे, 160 की, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। तो मेन ऑब्जेक्शन कंपैक्शन का यही होता है कि उसके अंदर का वॉइड्स ना रहे, ठीक है, और एलिमिनेट कर सके एयर होल्स को, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, टू प्रोवाइड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल। तो सभी राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और आपको और डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो आप मतलब मेरे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है, अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी फुल सब्जेक्ट को थियरी को अगर आपको पढ़ना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7359924377, ठीक है। इस पर आप सिर्फ 200 रुपीज़, हाँ 200 रुपीज़, ये मेरा गूगल पे भी नंबर है प्लस व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप ये पे करके स्लिप वहाँ पे भेज दीजिए और आपको कंक्रीट पढ़ना है ये बोल दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो भी इसके थियरी के वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि ताकि आप इससे आइडिया ले सकें और आपको कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलना, ठीक है। सो थैंक यू।